दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कर एक बार में पीने बैठ जाते हैं। अब जब मिल बैठते हैं तीन यार तो क्या होता है, तो नायक बेचारा एडमंड डांटेस, इसको तो भनक भी नहीं कि इसके पीठ पीछे क्या हो रहा है, और एक नाम सामने निकल कर आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। Hello students, welcome to the new video series where I'm going to talk about the English literature. वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि मैं किस नॉवेल के बारे में बात करने वाला हूँ, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। ये एक बेहतरीन कहानी है। ये नॉवेल मैंने पढ़ी थी आज से 10 साल पहले। इस कहानी के लेखक है अलेक्जेंडर डुमास। ही वॉज अ फ्रेंच ऑथर हु पब्लिश दिस नॉवेल इन 1846। इस कहानी के ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया था, लेकिन कहानी जल्दी पब्लिश नहीं हुई थी। ये जब भी पब्लिश हुई उस समय लोगों का दिमाग हिल गया। ये एक परफेक्ट रिवेंज स्टोरी है। ये कहानी ऑब्वियसली फ्रेंच में लिखी गई थी, फिर उसका ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में, और आज तक इसके 100 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। द थ्री मस्केटियर्स, मैन इन द आयरन मास्क जैसी बढ़िया किताबें इसी लेखक ने लिखी है। तो अब शुरू करते हैं कहानी। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ मेन कैरेक्टर, अ यंग मैन नेम्ड एडमंड डांटेस, जो कि एक निहायती शरीफ, मेहनती और ईमानदार लड़का है जो काम करता है एक फेरोन नाम के जहाज पर। और ये बात चल रही है 1824 की। इस कहानी का नायक एक बहुत ही अच्छा लड़का है, 19 साल का, और खुशी के नाम पे उसके पास बस एक उसका बूढ़ा बाप ही है और एक उसकी मंगेतर जिसका नाम है मर्सिडीज। मर्सिडीज और डांटेस की शादी जल्द ही होने वाली है। ऐसे हालात में वो फेरोन शिप लेकर अपने गांव लौटता है, जहां पर एम मॉरेल नाम का उसका जो जहाज का मालिक है, उसके शिपिंग कंपनी का मालिक है, उसे प्रमोशन दे देता है। अब आज हम 2 वर्ड्स नए सीखेंगे, जिसमें एक वर्ड है फियांसे। फियांसे यानी कि मंगेतर, यानी कि जिससे हमारी शादी होने वाली है, एंड बिट्रोथ टू मीन्स उससे शादी होने वाली है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कि ही इज बिट्रोथ टू द गर्ल एंड उसका नेम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मर्सिडीज जो है वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है और ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। मर्सिडीज से एक तरफा प्यार करने वाला एक दिल जला आशिक फर्नांड, वो आ जाता है कहानी में। फर्नांड चाहता है कि मर्सिडीज से उसकी शादी हो, ना कि डांटेस की। और एक होता है कैडरोस, डांटेस का पड़ोसी, और आपको तो पता ही है पड़ोसी कैसे होते हैं। वो जलता है, गरीब घर का लड़का है जिसका बाप भी गरीब है, उससे कभी कभी उधार लिया करते वो लोग। अब जब डांटेस शिपिंग कंपनी से वापस आ जाता है तो उसके पास बहुत सारा पैसा भी होता है, वो उधार लौटा देता है। तो कैडरोस जो है वो जाहिर है कि थोड़ा सा जलने लगता है। और अब तीसरा कैरेक्टर डैंगलर्स, ये भाई काफी खतरनाक कैरेक्टर है। डैंगलर्स जो है वो एडमंड डांटेस का सीनियर है और उसका दोस्त भी है। तो ऑब्वियसली डैंगलर्स उससे नाराज है, क्योंकि डैंगलर्स को छोड़कर एडमंड डांटेस को कैप्टन बना दिया गया। अब ये भी उससे जलने लगा है। डैंगलर्स, फर्नांड और कैडरोस, अपने दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, ये बात को समझकर एक बार में पीने बैठ जाते हैं। अब जब मिल बैठते हैं तीन यार तो क्या होता है, तो अब बारी आती है कॉन्स्पिरेसी की। कहानी में जब तक कॉन्स्पिरेसी नहीं आती तब तक उसे टर्न ऑफ इवेंट्स नहीं मिलते। अब ये तीनों बैठकर बार में बातें कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। वो कहता है हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये कहता है हमारा अन्याय तो छोड़ो, तुम्हारी तो तुम जिससे प्यार करते हो वही लड़की को ये लड़का चुरा के लेके जा रहा है, जिसके पास आज तक कुछ नहीं था। तो अब फर्नांड, डैंगलर्स और कैडरोस ये तीनों बात कर रहे हैं एडमंड डांटेस को ऐसी ठिकाने पहुंचाया जाए जहां से वो कभी लौट के वापस नहीं आए। हर पेग के साथ चढ़ने वाला नशा उनके दिमाग पे हावी होने लगता है और उसी के साथ पैदा होती है कॉन्स्पिरेसी। और हमारा नायक बेचारा एडमंड डांटेस, इसको तो भनक भी नहीं कि इसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। ये बिल्कुल अनजान था कि ये तीनों उसके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। तो वक्त आता है शादी का, जहां पर सब लोग बड़े खुश थे। मर्सिडीज, डांटेस, उसका बूढ़ा बाप और डांटेस का जो शिप ओनर है एम मॉरेल, वो भी बड़ा खुश था। लेकिन जो 2 लोग थे वो बड़े दुखी थे, फर्नांड और डैंगलर्स। वो खुश तो दिख रहे थे लेकिन नहीं थे। खुशी तो उन्हें अलग ही बात की थी, क्योंकि उसी टाइम पे आ जाते हैं वहां पे फ्रेंच पुलिस। वो लोग आकर एडमंड डांटेस से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम एडमंड है? वो कहता है हाँ, उसे तो कुछ पता ही नहीं। तो तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और ले जाया जाता है जेल में।
और यहाँ पर काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या होता है। खुद एडमंड डांटेस हैरान है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो फिर उसका जो मालिक है एम मॉरेल, वो उसे तो यकीन ही नहीं होता कि डांटेस ऐसा कुछ कर सकता है, और बिना रीजन बताए वो लोग उसे लेकर जाते हैं। फिर एम मॉरेल है, वो काफी बड़ा आदमी है, तो वो जो प्रोसिक्यूटर होता है उस समय का, विलफोर्ड, उससे बात करता है कि ये लड़का ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, वैसा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर विलफोर्ड कहता है कि मैं उससे बात करूंगा। तो विलफोर्ड उससे बात करता है। जैसे जैसे विलफोर्ड उससे बात करता है तो पता चलता है कि डांटेस की इसमें उतनी गलती नहीं थी। लेकिन ये माजरा है क्या? जब विलफोर्ड तहकीकात करता है तब पता चलता है कि डांटेस एक जगह गया था, आइलैंड ऑफ एल्बा। अब ये जगह है क्या? और एक नाम सामने निकल कर आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पे डांटेस जो है वो परेशान हो जाता है कि मैंने आइलैंड ऑफ एल्बा जाकर ऐसा क्या काम कर दिया जिससे मुझे आज परेशानी हो रही है। उसके पास एक लेटर था, क्या वो उसकी वजह थी? अब नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको पता नहीं है उसके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट एक रेबेलियन था जो चाहता था कि फ्रांस की सरकार का तख्ता पलट दे और वहाँ का खुद वो कमांडर बन जाए। लेकिन फ्रेंच सरकार को इसकी भनक लग जाती है और वो उसे हाउस अरेस्ट कर लेते हैं आइलैंड ऑफ एल्बा पे। जो आप लोग चाहते हो कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ और बताया जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो कहानी में फिर उस लेटर में क्या था? उस लेटर में जो भी था वो विलफोर्ड को पता था। उसने देखा और उसने एक नाम पुकारा। उसने डांटेस से जाते वक्त पूछा, तुम्हें मैं फ्री कर दूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि वो लेटर किसने दिया था और किसके लिए दिया था। किसके लिए दिया, ये सुनकर विलफोर्ड के होश उड़ जाते हैं। अब क्या हुआ है आगे, मुझे लगता है ये बताना मुनासिब नहीं। तो डांटेस को दोषी माना जाता है देशद्रोह के जुर्म में और उसे भेज दिया जाता है शैटेau d'If में, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा प्रिजन हुआ करता था। द प्रिजन वॉज नोन फॉर इट्स इनएस्केपेबल एंड हार्श कंडीशंस फॉर इट्स प्रिजनर्स। वहाँ से जिंदा वापस लौटना मुश्किल था। अब डांटेस वहाँ से कैसे निकलेगा, उसे कौन मदद करेगा और वो अपना बदला कैसे पूरा करेगा, ये देखना और ये पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। This is the best revenge story of 19th century. This is the must read book of 1200 pages. तो ये है कहानी द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की। इस कहानी में पढ़ते हुए हम लोग कुछ शब्द जैसे कि वेंस है, वेयरफॉर, वेदर टू, और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हो। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे एक नई कहानी के ऊपर। थैंक यू।